हेलो वीवर्स, वेलकम टू 3R क्लासेस। घटना चक्र आई दृष्टि करंट अफेयर्स की मैगजीन को हम लोग अपने वीडियोस में कवर कर रहे थे। इससे पहले इसके पार्ट 4 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज पार्ट 5 को कवर करेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को शुरू करेंगे। क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए शुरू करेंगे। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 कल की क्लास में हम लोगों ने देखा था स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण। आज देखेंगे शहरी को। 1 अक्टूबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के परिणाम घोषित किए और इसके साथ ही स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 की प्रथम वर्षगांठ को मनाया गया। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में 4,354 शहरों का आकलन किया गया, जिसमें से 62 छावनी और 91 गंगा किनारे बसे शहर नगर शामिल हैं। इस प्रकार स्वच्छ सर्वेक्षण का ये 7वां संस्करण विश्व का सबसे बड़ा शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण बन गया है। तो याद रखना है किसने इसको लॉन्च किया या किसने परिणाम इसके घोषित किए थे। हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कब 1 अक्टूबर 2022 को स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 की पहली वर्षगांठ को भी मनाया गया। इसके तथ्य देखेंगे। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में राष्ट्रीय स्तर समग्र रूप से 1 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में लगातार छठी बार इंदौर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। याद रखिएगा, छठी बार लगातार इंदौर को 1 लाख से अधिक की जनसंख्या में कौन सा स्थान दिया गया है? पहला स्थान दिया गया है। मध्य प्रदेश का इंदौर इसके पहली रैंक पे है। दूसरी रैंक इसकी है गुजरात का सूरत और तीसरे स्थान पर है नवी मुंबई महाराष्ट्र। 3 को याद रख लीजिए, अपना काम हो जाएगा। शीर्ष 5 शहर हैं जो 1 से 10 लाख की जनसंख्या श्रेणी में आते हैं। तो ये तिरुपति शहर है आंध्र प्रदेश का, मैसूरू है कर्नाटक और नई दिल्ली है दिल्ली का, अंबिकापुर छत्तीसगढ़ और नोएडा उत्तर प्रदेश का। ये कौन से हैं? 1 से 10 लाख जनसंख्या की श्रेणी में इनका स्थान आता है। इसी श्रेणी में ईटानगर जो अरुणाचल प्रदेश का है, इसको अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है 382वां। शीर्ष 5 राज्य कौन से हैं? 100 शहरी स्थानीय निकायों से कम। यहाँ देखना है 100 शहरी स्थानीय निकायों से कम और इधर है 100 शहरी स्थानीय निकायों से ज़्यादा। तो कम वालों की बात करेंगे। कम वालों में सबसे पहले स्थान पर है त्रिपुरा, दूसरे स्थान पर है झारखंड और तीसरे स्थान पर है उत्तराखंड। 100 शहरी स्थानीय निकाय जिनकी अधिक है उनको देखेंगे। मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है, छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पर और महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर है। एक बार फिर से देख लीजिए, बड़े राज्यों में जो 1 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में पहले स्थान पर है इंदौर, दूसरे पर है सूरत, तीसरे पर है नवी मुंबई। 1 से 10 लाख की जनसंख्या श्रेणी के शहर हैं तिरुपति शहर आंध्र प्रदेश, मैसूरू कर्नाटक और नई दिल्ली दिल्ली का है। आगे बात करेंगे 100 शहरी स्थानीय निकायों से अधिक की श्रेणी वाले राज्य में उत्तर प्रदेश का 10वां स्थान है। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। 100 शहरी स्थानीय निकायों से अधिक की श्रेणी में हमारे उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? 10वां है। आगे बात करते हैं प्रेरक दौड़ सम्मान के तहत 3 शहरों यथा सूरत जो गुजरात का है, इंदौर मध्य प्रदेश तथा नवी मुंबई महाराष्ट्र को दिव्य प्लेटिनम श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। गोल्ड अनुपम श्रेणी में कुल 86 शहर शामिल हैं और सिल्वर यानी उज्ज्वल श्रेणी में 121 शहर हैं, ब्रॉन्ज में 38 शहर हैं और कॉपर में 13 शहरों को शामिल किया गया है। प्रेरक दौड़ सम्मान के तहत गोल्ड अनुपम श्रेणी में उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर को शामिल किया गया है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हम यूपी का एग्जाम देने जा रहे हैं। तो गौतम बुद्ध नगर को शामिल किया गया है किस श्रेणी में? गोल्ड श्रेणी में या अनुपम श्रेणी में। इसके अतिरिक्त सिल्वर उज्ज्वल श्रेणी में प्रदेश के 2 शहर हैं मथुरा और अमरोहा एक गजरोला शामिल हैं। इंदौर ने भारत के पहले 7 स्टार कचरा मुक्त शहर के रूप में उभरकर अपनी स्थिति को मजबूत किया है। जबकि 6 शहरों यथा सूरत, भोपाल, मैसूरू, नवी मुंबई, विशाखापट्टनम, तिरुपति को 5 स्टार कचरा मुक्त शहरों के रूप में प्रमाणित किया गया है और इंदौर को किस में किया गया है? 7 स्टार में। कचरा मुक्त शहरों की स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल के तहत गाजियाबाद एवं लखनऊ को 3 स्टार शहरों के रूप में प्रमाणित किया गया है। जो भी यूपी का है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। गाजियाबाद और लखनऊ को किस शहर 3 स्टार शहर के रूप में प्रमाणित किया गया है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है।
जो गंगा के किनारे बसे हुए नगर हैं उनमें देखेंगे 1 लाख से कम जनसंख्या में बिजनौर उत्तर प्रदेश का, कन्नौज उत्तर प्रदेश और गढ़मुक्तेश्वर ये भी उत्तर प्रदेश का है। 1 लाख से कम की जनसंख्या में जो गंगा के किनारे बसे हुए शहर हैं, पहले स्थान पर बिजनौर, दूसरे स्थान पर कन्नौज और तीसरे पे गढ़मुक्तेश्वर है। जबकि गंगा के किनारे बसे हुए 1 लाख से अधिक जनसंख्या में हरिद्वार उत्तराखंड का, वाराणसी उत्तर प्रदेश और ऋषिकेश उत्तराखंड का स्थान आता है। 3 याद रखिए, ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। महाराष्ट्र स्थित देवलाली छावनी भारत की सबसे स्वच्छ छावनी घोषित किया गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में 1 से 10 लाख जनसंख्या श्रेणी में नोएडा को 5वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो हमारे लिए ये सारे इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, जहाँ भी यूपी की बात होती है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। 10 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में शीर्ष 20 शहरों में प्रदेश के 4 शहरों को स्थान प्राप्त हुआ, जिसमें गाजियाबाद का 12वां स्थान है, मेरठ 15वें स्थान पर है और प्रयागराज 16वें, लखनऊ 17वें स्थान पर शामिल है। याद रखना ये लखनऊ हमारी राजधानी है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। किस नंबर पर है ये? 17वें नंबर पर है। इस श्रेणी में वाराणसी का 21वां और आगरा का 23वां और कानपुर का 29वां स्थान है। तो इसमें गाजियाबाद टॉप पर है, देखिए 12वां स्थान है। भारत पर्यटन सांख्यिकी 2022 27 सितंबर 2022 को विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़ ने भारत पर्यटन सांख्यिकी 2022 नामक रिपोर्ट जारी की। तो विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को। एक क्वेश्चन यहाँ से मिला। ये आंकड़े पर्यटन मंत्रालय के अधीन वार्षिक आधार पर जारी किए जाते हैं। उस रिपोर्ट का ये कौन सा संस्करण था? 63वां संस्करण है। ये रिपोर्ट अंतर्गामी और बहिर्गामी पर्यटन के माध्यम से विदेशी मुद्रा, आय, घरेलू विदेशी पर्यटन, यात्राओं आदि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रासंगिक सूचनाएं उपलब्ध कराती है। ये जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उसको देखेंगे। 2021 में भारत में 7 मिलियन अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आए, जिसमें 1.52 मिलियन विदेशी पर्यटक और 5.48 मिलियन अप्रवासी भारतीय थे। हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट बात है वो यहाँ देखेंगे। 2021 में भारत में जो विदेशी पर्यटक थे उनमें शीर्ष 5 देश हैं। यूएसए में सबसे ज़्यादा, बांग्लादेश और यूके और चौथे नंबर पे है कनाडा। फिर से देख लीजिए, भारत में विदेशी पर्यटक जो आए थे सबसे ज़्यादा आए थे यूएसए से, फिर बांग्लादेश, फिर तीसरे पे यूके और चौथे में कनाडा। 2021 के दौरान भारतीय नागरिकों के लिए 5 शीर्ष गंतव्य कौन से हैं? संयुक्त अरब अमीरात में ज़्यादा लोगों ने जाना पसंद किया, दूसरे स्थान पर यूएसए गए और तीसरे नंबर पर आता है कतर, जो भारतीय लोगों ने जाना पसंद किया है। पहले पे यूएई, दूसरे पे यूएसए और तीसरे पर है कतर। विदेशी पर्यटक आगमनों की संख्या में शीर्ष 10 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिशत या हिस्सा 2021 के अनुसार है। राजस्थान का 3.30%, पश्चिम बंगाल का 3.30%। हमें उत्तर प्रदेश का याद रखना है, उत्तर प्रदेश का है 4.24%। और पंजाब का कितना है? ये देखिए बहुत ज़्यादा है, पंजाब का 29.22% पंजाब का है। घरेलू पर्यटक यात्राओं में 10 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की प्रतिशत हिस्सेदारी वर्ष 2021 में तमिलनाडु की है 17.02%, उत्तर प्रदेश की 16.19%, कर्नाटक की है 12% और ये आंध्र प्रदेश की हो जाती है 13.77%। भारत भ्रमण वर्ष 2023, ये इम्पोर्टेंट है। 31 जनवरी 2023 को केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के द्वारा भारत भ्रमण वर्ष 2023 पहल को लॉन्च किया गया। कब लॉन्च किया गया है? 31 जनवरी 2023 को। उल्लेखनीय है कि पर्यटन मंत्रालय के द्वारा वर्ष 2023 को भारत भ्रमण वर्ष के रूप में ये मना रहा है। कौन? पर्यटन मंत्रालय। इस पहल के तहत देश के विभिन्न पर्यटक स्थलों के महत्व को प्रदर्शित करने के लिए भारत की अंतर्देशीय यात्रा पर ध्यान केंद्रित किया गया है। पीएम श्री स्कूल योजना, ये इम्पोर्टेंट है। स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए इसको लॉन्च किया गया है। 7 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक नई केंद्र प्रायोजित योजना है पीएम श्री स्कूल। क्या नाम है इसका? पीएम श्री स्कूल। इसकी फुल फॉर्म याद रखिएगा, प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। पूछ लेगा इसकी फुल फॉर्म, फिर से देख लीजिए। पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया को मंजूरी प्रदान की है। इस योजना का कार्यान्वयन 5 वर्षों की अवधि 2022-23 से 2026-27 के दौरान किया जाना प्रस्तावित है। पीएम श्री स्कूल छात्रों के संज्ञानात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण
संज्ञानात्मक विकास के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करेंगे। साथ ही 21वीं सदी के लिए महत्वपूर्ण कौशल से युक्त समग्र और पूर्ण विकसित व्यक्तियों का निर्माण और उनका भरण पोषण करने का प्रयास करेंगे। पीएम श्री स्कूलों में शिक्षा प्रदान करने का एक आधुनिक, परिवर्तनकारी और समग्र तरीका होगा। ये हम लोग अपने स्कूल में इस योजनाओं को चला रहे हैं। पीएम श्री योजना के तहत हम लोग बच्चों को पढ़ाते भी हैं। स्मरणीय तथ्य क्या है? पीएम श्री स्कूल देश भर के 14,500 से अधिक स्कूलों के विकास के लिए एक नई योजना है। जो भी स्कूल ऐसे हैं जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, उनके स्कूलों को अच्छा करने के लिए विद्यालय देखने में अच्छे भी लगे, जिससे कि बच्चे स्कूल की तरफ अट्रैक्ट हो, सारी सुविधाएं बच्चों को दिए जाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। तो याद रखिएगा, 14,500 से अधिक स्कूलों के विकास के लिए एक ये नई योजना है। इसके तहत केंद्र सरकार, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश सरकार, स्थानीय निकायों द्वारा प्रबंधित कुछ चयनित मौजूदा स्कूलों को सुदृढ़ बनाया जाएगा। ये स्कूल आदर्श नमूना स्कूलों के रूप में कार्य करेंगे और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सभी घटकों को प्रदर्शित करेंगे। साथ ही अपने निकटवर्ती अन्य स्कूलों को मार्गदर्शन, परामर्श प्रदान करेंगे। पीएम श्री स्कूलों को ग्रीन स्कूलों के रूप में विकसित किया जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट है। इसके तहत पर्यावरण अनुकूल पहलुओं जैसे सौर पैनल, एलईडी लाइट्स, प्राकृतिक खेती युक्त पोषण वाटिका, अपशिष्ट प्रबंधन इत्यादि को शामिल किया जाएगा। जैसे ही हमारे स्कूल में भी बच्चों के लिए रसोई के छोटे छोटे जो भी धनिया, मिर्ची ये सारे होते हैं, तो बच्चों के लिए गार्डन बनाया जाता है, पोषण वाटिका, वैसे ही इसको और ज़्यादा विकसित किया जाएगा। एक स्कूल गुणवत्ता आकलन फ्रेमवर्क का विकास किया जाएगा, जिसमें परिणामों के मापन के लिए प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों का उल्लेख होगा। पीएम श्री स्कूलों को समग्र शिक्षा केवीएस और एनवीएस के लिए उपलब्ध मौजूदा प्रशासनिक ढांचे के माध्यम से लागू किया जाएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको कब लॉन्च किया, किसने किया? हमारे प्रधानमंत्री ने। और पीएम श्री स्कूल की फुल फॉर्म क्या है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस 19 अक्टूबर 2022 को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुजरात के अडालज स्थित त्रिमंदिर में मिशन स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ किया गया। और इस मिशन का उद्देश्य क्या था? गुजरात में शिक्षा के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ बनाना। इस मिशन की परिकल्पना 10,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ की गई थी और ये मिशन विश्व बैंक के द्वारा आंशिक रूप से वित्त पोषित है। कहाँ पर है ये? गुजरात में। आगे बात करेंगे डियर नमस्ते योजना पे। नमस्ते योजना क्या है? ये हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 2013 6 दिसंबर 2013 से प्रभावी। ये बहुत अच्छी योजना आई है, नमस्ते योजना। जो भी हाथ से मैला उठाने वाले या कचरा उठाने वाले हमारे कर्मी हैं, उनके लिए बहुत अच्छी योजना है। उनको भी समाज में सम्मान से जीने का अधिकार है। ये अधिनियम अस्वच्छ शौचालयों के निर्माण, रख रखाव और हाथ से मैला ढोने या नालों एवं सेप्टिक टैंकों की जोखिमपूर्ण सफाई में किसी व्यक्ति के नियोजन का प्रतिषेध करता है। उपयुक्त प्रावधानों के बावजूद अभी भी व्यक्तियों को बिना किसी सुरक्षा उपकरणों एवं सुरक्षा सावधानियों के नालों एवं सेप्टिक टैंकों की सफाई हेतु नियोजित किया जा रहा है। आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि सभी भारतीय शहर मार्च 2024 तक स्वयं को सफाई मित्र सुरक्षित घोषित करेंगे। कब तक करेंगे? मार्च 2024 तक। स्मरणीय तथ्य देखेंगे, 17 अगस्त 2022 को केंद्र सरकार के द्वारा नमस्ते योजना को लॉन्च किया गया। पूछेगा नमस्ते योजना को लॉन्च कब किया गया था? 17 अगस्त 2022 के लिए। नमस्ते योजना का संबंध किससे है? तो ये भी आप लोगों को बता दिया है। नमस्ते का पूर्ण रूप क्या है? ये इंपॉर्टेंट है। मशीनीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र के लिए राष्ट्रीय कार्यवाही। क्या होता है कि नमस्ते योजना में जो भी हमारे सफाई कार्मिक होते हैं, वो अपने हाथों से सब कुछ साफ करते हैं, जो कि हमारे लिए तो बहुत ख़राब होता है, हम लोग करना नहीं चाहते हैं। अपने घर की गंदगी होती है, उसको नहीं साफ़ करना चाहते, फिर तो वो हमारे लिए आके काम करते हैं। तो इसीलिए सरकार ने ये योजना शुरू की है कि वो अपने हाथों से ना करके ये सारे काम जो भी होगा सफाई वाले मशीन के द्वारा किए जाएँ। ये केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। ये योजना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है। तो ये इम्पोर्टेंट है, किस मंत्रालय ने इसको शुरू किया है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा। नमस्ते योजना के वर्तमान चरण में 500 शहरों, अमृत शहरों को कवर करते हुए शामिल किया गया है और इस योजना को 360 करोड़ रुपए के खर्च के साथ में 4 सालों के लिए 2022-23 से 2025-26 की अवधि के लिए
22-23 से 25-26 के लिए अनुमोदित किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? इसके उद्देश्य निम्न परिणामों को प्राप्त करना है। क्या है? भारत में स्वच्छता कार्य के कारण किसी की मौत ना हो। जो भी सेप्टिक टैंक होते हैं उनकी सफाई करने के लिए लोगों को उतारा जाता है, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है, ऐसा ना हो इसलिए इसको शुरू किया गया है। स्वच्छता संबंधी सभी कार्य कुशल श्रमिकों के द्वारा संपादित किए जाना चाहिए। मानव मल, जो हमारे कर्मचारी हैं वो मानव मल के संपर्क में सीधे नहीं आए। ये बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए गलत बात थी, क्योंकि हमारे जो कर्मचारी होते थे उनको लोग इतना हीन भावना से देखते थे कि ये तो मानव मल साफ करने वाले ऐसा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मानव मल पदार्थ के सीधे संपर्क में ना आए, ऐसे लिए सफाई कर्मचारियों की ऐसी नियुक्ति की गई है, इसलिए इस योजना को शुरू किया गया है। स्वच्छता कर्मचारियों को स्वयं सहायता समूह में एकत्रित करना और उन्हें स्वच्छता उद्यम चलाने का अधिकार प्रदान करना। अब सभी सीवर और सेप्टिक टैंक कर्मचारियों की पहुंच वैकल्पिक आजीविका तक होना। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्तीय विकास निगम नमस्ते योजना हेतु कार्यान्वयन एजेंसी होगी। ये इम्पोर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए। इसकी एजेंसी कौन होगी? राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्तीय विकास निगम। संरचना के शीर्ष पर राष्ट्रीय नमस्ते निगरानी इकाई होगी, जो NSKFDC यानी कि राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्तीय विकास निगम के प्रबंध निदेशक के अधीन होगी। राज्य सरकार द्वारा राज्य नमस्ते निदेशक के रूप में उपयुक्त अधिकारी का चयन किया जाएगा, जो राज्य नमस्ते प्रबंधन इकाई का प्रमुख होगा। अगले टॉपिक पे बात करेंगे गाइस। मंडला पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला है। ये कहाँ पर है ये देखेंगे। यूनेस्को के अनुसार कार्यात्मक साक्षरता किसी व्यक्ति की उन सभी गतिविधियों में संलग्न होने की क्षमता को संवर्धित करती है, संदर्भित करती है, जिसमें उसके समूह और समुदाय के प्रभावी रूप से कार्य करने के लिए साक्षरता की आवश्यकता हो और उसे अपने समुदाय के विकास के लिए पढ़ने लिखने गणना उपयोग जारी करने के सक्षम बनाती हो। तो जो हमारा ये मंडला है मध्य प्रदेश का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15 अगस्त 2022 को मध्य प्रदेश का आदिवासी बहुल जिला मंडला कार्यात्मक रूप से पूर्ण साक्षर जिला घोषित किया गया है। कहाँ पर है ये? मध्य प्रदेश में कार्यात्मक रूप से पूर्ण साक्षर है। पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया है मंडला भारत का, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। जिला प्रशासन द्वारा महिला साक्षरता और संपूर्ण साक्षरता के लिए वर्ष 2020 से मंडला में महिला ज्ञानालय और निरक्षरता से आज़ादी अभियान संचालित किया जा रहा है। इसके परिणाम 2 वर्षों के भीतर ये जिला कार्यात्मक रूप से साक्षर हो गया है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मंडला जिले की साक्षरता कितनी थी? 66.9% थी। ये मध्य प्रदेश वालों के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो बता दिया। मंडला जिले में पुरुष साक्षरता 77.5% और महिला साक्षरता 56.4% थी। आगे बात करेंगे। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर ये 73% थी। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जिसमें पुरुष साक्षरता 80.9% और महिला साक्षरता 64.6% थी। फिर से एक बार देख लीजिए। भारत की साक्षरता दर 73%, जिसमें पुरुष साक्षरता 80.9% और महिला साक्षरता 64.6% थी। भारत सरकार द्वारा देश में साक्षरता दर बढ़ाने के लिए किए गए विकास कार्य या जो भी प्रयास हैं उनको देखेंगे। सर्व शिक्षा अभियान वर्ष 2001 और 2002 में शुरू किया गया। वयस्क साक्षरता में वृद्धि के लिए साक्षर भारत मिशन की शुरुआत 2009 में की गई। ये तो इम्पोर्टेंट है, ये तो बहुत पूछा जाता है। समग्र शिक्षा योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 तक के लिए लागू की। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 नई नीति आ चुकी है। न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम नव भारत साक्षरता कार्यक्रम को वित्त वर्ष 2022 से 27 की अवधि के लिए मंजूरी प्रदान की गई है। आगे बात करेंगे स्माइल 75। स्माइल 75 क्या है? केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा स्माइल नामक एक छतरी योजना को यानी अम्ब्रेला स्कीम को शुरू किया गया है। यह प्रतिपादित किया गया है किस मंत्रालय के द्वारा? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। स्माइल आधा इधर सामाजिक मंत्रालय, याद रखिएगा। स्माइल का पूरा रूप देख लीजिए। आजीविका और उद्यम हेतु लाभान्वित या लाभ वंचित व्यक्तियों की सहायता करना। जो भी ऐसे लोग हैं जो हमारी पहुंच से बहुत दूर हैं उनके लिए सहायता प्रदान करना, इसके लिए इसको शुरू किया गया है। फुल फॉर्म भी इसकी एक बार देख लीजिएगा। ये फुल फॉर्म है। इस योजना के अंतर्गत निम्न 2 उप योजनाएं शामिल हैं।
कौन सी 2 योजनाएं हैं? ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण के लिए व्यापक पुनर्वास हेतु केंद्रीय क्षेत्र की योजना और भिक्षावृत्ति में संलग्न व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास हेतु केंद्रीय क्षेत्र की योजना। तो स्माइल योजना क्या है? जो भी हमारी पहुंच से दूर व्यक्ति हैं उनके लिए शुरू की गई है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा स्माइल 75 योजना। 12 अगस्त 2022 को स्माइल 75 पहल का शुभारंभ नई दिल्ली से किया गया। कब किया गया? 12 अगस्त 2022 को। ये बताइएगा 12 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? क्या युवा दिवस मनाया जाता है? लेकिन कौन सा युवा दिवस मनाया जाता है या हाथी दिवस भी मनाया जाता है? केंद्र सरकार ने स्माइल योजना के अंतर्गत भिक्षावृत्ति में संलग्न व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास की उप योजना को कार्यान्वित करने के लिए 75 नगर निगमों की पहचान की है। इसे ही स्माइल 75 नाम पहल नाम दिया गया है। स्माइल 75 पहल के तहत ये 75 नगर निगम विभिन्न गैर सरकारी संगठनों तथा अन्य हितधारकों के सहयोग से भिक्षावृत्ति में संलग्न व्यक्तियों के लिए कई व्यापक कल्याणकारी उपाय संचालित करेंगे और इस पहल का जो कार्यान्वयन किया गया है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा। जो इम्पोर्टेंट है वो याद रख लीजिए 12 अगस्त 2022 को इसको शुरू किया गया था। किसके लिए था ये? जो भी हमारी पहुंच से दूर हैं, जैसे ट्रांसजेंडर व्यक्ति हैं या भिक्षावृत्ति लोग हैं, भिक्षावृत्ति करते हैं, उन लोगों के लिए शुरू की गई योजना है। जनगणना के अनुसार भिक्षावृत्ति में जो संलग्न व्यक्ति हैं उनकी सबसे ज़्यादा संख्या कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में 81,244 और इस दृष्टि से उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, उत्तर प्रदेश की भिक्षा मांगने में आगे ही है, दूसरे स्थान पर है। ज्ञात है कि मार्च 2023 में नागपुर महाराष्ट्र में भिखारी मुक्त शहर नामक एक नई पहल शुरू की गई। कब? तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, नई योजना है। मार्च 2023 में कहाँ पर? नागपुर महाराष्ट्र में भिखारी मुक्त शहर नामक एक नई पहल के शुभारंभ किया गया है। गाइज आज की क्लास में इतने ही, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद ना आए तो डिसलाइक करिएगा, लेकिन कारण ज़रूर बताइएगा। बाय।